रिसेंटली आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही है पंजाबी सिंगर्स एंड बॉलीवुड एक्टर्स के बीच में। और इस बार उसमें सिविलियंस भी इन्वॉल्व है और अगेन खालिस्तान जैसे वर्ड फिर से सर्कुलेट होने लग रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। तो इस इशू को हम बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर ये खालिस्तान मूवमेंट थी क्या और खालिस्तान का एक्चुअल में मतलब क्या और ये मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी। देखो, खालिस्तान एंड खालिस्तान मूवमेंट ये इशू जितना ईजी लगता है उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जिसके बारे में जानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खालिस्तान एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी जिसको बहुत सारे सिख लीडर्स ने प्रमोट किया था, लेकिन आखिर क्यों? तो उसका मेन मोटिव एंड डिमांड यही थी कि सिख लोगों को भी एक अलग से होमलैंड प्रोवाइड करा जाए और इसकी बाउंड्रीज बताएगी पंजाब का वो एरिया जो ऑलरेडी पाकिस्तान में पार्टीशन के दौरान जा चुका है और इंडिया के अंदर चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये वो एरियाज है जो अकॉर्डिंग टू सिख लीडर्स खालिस्तान का एरिया है और इसका कैपिटल था लाहौर। तो अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी बनी जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ। तो ये बात स्टार्ट होती है 1799 में। ये मैप है उस टाइम की सिख एम्पायर का जब रूल करते थे महाराजा रंजीत सिंह और 1849 में महाराजा की डेथ के बाद ये सिख एम्पायर डिसॉल्व हो जाता है और बहुत सी प्रिंसली स्टेट में डिवाइड हो जाता है और जिसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और इसे अटैक करके अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन इस टाइम तक भी सिख कम्युनिटी के अंदर इस चीज को लेकर कोई भी डर नहीं था क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स सिर्फ थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रूल करने आए और इसके बाद इनका एम्पायर इन्हें वापस मिल जाएगा और जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब 1930s तक ये ब्रिटिश एम्पायर भी डिसॉल्व होने लगता है और इस टाइम के ऊपर सिख कम्युनिटी के लोगों की तरफ से ये डिमांड उठाई गई कि इन्हें भी एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, जिसका सबसे बड़ा रीजन था लाहौर रेजोल्यूशन, जो कि मुस्लिम्स की तरफ से एक डिमांड उठाई गई थी अलग कंट्री को लेके। उस टाइम के ऊपर पंजाब में मुस्लिम मेजोरिटी में थे, तो इसी वजह से पाकिस्तान के साथ पंजाब को जोड़ दिया जाता है और इस चीज का सबसे बड़ा नुकसान होता है सिख कम्युनिटी के लोगों को क्योंकि उनकी रिलीजियस प्लेसेस अब बढ़ चुकी थी। और अब इसके रिस्पॉन्स में शिरोमती अकाली दल एक पार्टी बनाई जाती है जो कि अगेन फिर से बात उठाती है एक सेपरेट होमलैंड को लेके। देखो, खालिस्तान कोई बड़ा इशू नहीं था 1970 तक। सिख कम्युनिटी की तरफ से ये डिमांड उठाई गई कि हमें पंजाब एक स्टेट के रूप में चाहिए और बहुत सारे पंजाबी लीडर्स ने तो ये स्लोगन भी रेज किए दैट पंजाब बिलोंग टू सिख एंड सिख बिलोंग टू पंजाब। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अकाली दल एक पार्टी बनाई गई थी, उसकी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करे जाने लग रही थी एक सेपरेट होमलैंड के लिए और इसका बाद में नाम दिया गया सिखिस्तान। लेकिन अब पार्टीशन के दौरान ऑलरेडी इतना बड़ा नुकसान हो चुका था दोनों नेशंस को, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इस वजह से इस मूवमेंट को भी रोक दिया जाता है। 7 सितंबर 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इस दिन पास होता है पार्लियामेंट के अंदर और इसके हिसाब से पंजाब को अब 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया था, दैट इज हरियाणा एंड पंजाब। जैसा कि ब्रिटिशर्स ने पास्ट में हरियाणा को भी सिख एम्पायर के अंदर ऐड कर दिया था, तो अब इस चीज को उससे हटा दिया जाता है। और अब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की तरफ से पंजाब को एक स्टेट तो बना दिया गया, लेकिन चंडीगढ़ को उसका कैपिटल नहीं बनाया जाता है। और इसके बाद पंजाबी सूबा मूवमेंट का जो आउटकम निकला, जो भी पंजाबी लीडर्स ने डिमांड करी थी, वो कामयाब नहीं हो पाई। तो अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पंजाब के लिए चंडीगढ़ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था। 1947 में पार्टीशन से पहले लाहौर हुआ करता था पंजाब का कैपिटल, लेकिन पार्टीशन के बाद चंडीगढ़ को वहाँ का कैपिटल बना दिया जाता है। 1966 में लैंग्वेजेस की वजह से पंजाब को 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया जाता है और शॉकिंगली चंडीगढ़ को दोनों स्टेट का कैपिटल बना दिया जाता है। और दूसरी तरफ बहुत सारे पंजाबी लीडर्स ये बात बोलते थे कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब का है और हरियाणा वाली साइड भी बिल्कुल ऐसा ही सीन था। अब देखो, पंजाब के अंदर जो अकाली दल था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस पार्टी बन चुकी थी और इसी वजह से वो बहुत बार इलेक्शन भी जीत चुकी थी, लेकिन कभी भी अपना पूरा का पूरा टाइम कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। तो इसी वजह से 1972 के अंदर अकाली दल पंजाब के अंदर इलेक्शन हार जाती है और अपनी इमेज को पंजाब के अंदर फिर से रिगेन करने के लिए अकाली दल की तरफ से एक रेजोल्यूशन लाया गया जो कि था अनंतपुर रेजोल्यूशन, जिसमें ये चीजें डिमांड की गई थी कि पंजाब को पावर एंड फर्दर ऑटोनॉमी दी जाए और उसके साथ साथ सिखिज्म को हिंदुइज्म से एक अलग मजहब की तरह तस्लीम किया जाए और चंडीगढ़ को फिर से पंजाब के साथ जोड़ा जाए। और अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि अकाली दल रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ खेलने लग रहा है और उसमें ये कामयाब भी होता है एंड इसी वजह से वो कांग्रेस को भी इलेक्शन में हरा देते हैं। ना कांग्रेस को तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, जब तक अकालीज को रिलीजन का सपोर्ट मिलेगा तब तक उन्हें हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसी चीज को टैकल करने के लिए अब कांग्रेस कुछ ऐसा स्टेप लेने वाली थी जो कि फ्यूचर में उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन के रह गई। पंजाब में इसी दौरान जर्नैल सिंह भिंडरावाला की एंट्री होती है जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस थे और इसी वजह से उन्हें पब्लिक का बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलता है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसी चीज का फायदा उठाती है और उन्हें अपनी पार्टी का फेस बनाकर अकालीस के अगेंस्ट खड़ा कर देती है क्योंकि भिंडरावाले को ऑलरेडी इतना ज्यादा सपोर्ट मिलने लग रहा था तो वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं। लेकिन अब वो भी इस चीज का फायदा उठाकर कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि फ्यूचर में उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल 1980 के अंदर बाबा गुरुवचन सिंह को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है और इस चीज में भी भिंडरावाले का नाम आता है। लेकिन उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इसके ठीक 1 साल के बाद पंजाब केसरी के एडिटर इनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है
और इस चीज में अरेस्ट करा जाता है नक्षत्र सिंह को। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज सामने निकल कर आती है कि इस चीज में भी भिंद्रावाले का हाथ था। लेकिन इस बार गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि उन्हें भिंद्रावाले को अरेस्ट करना ही पड़ता है। और इसके बाद 1982 के अंदर अकाली दल और भिंद्रावाला मिलकर एक धर्म युद्ध मोर्चा लॉन्च करते हैं, जिसे बहुत ज्यादा लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। और अब इनका भी मेन मोटिव यही था कि अनंतपुर रेजोल्यूशन को पास करवाना है। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ इंडिया तक ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी फेमस होने लग रहे थे। और कुछ लोग इंडिया के बाहर भी खालिस्तान मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग रहे थे। दविंदर सिंह परमार इसने 1954 के अंदर आउटसाइड इंडिया एक प्रो खालिस्तानी मीटिंग अरेंज करवाई। और इसके बाद 1971 के अंदर जगजीत सिंह चौहान पाकिस्तान विजिट करते हैं। ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और सिख कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी बीच खालिस्तान की मूवमेंट थोड़ी थोड़ी फेमस होने लग रही थी, तो इनकी मीटिंग वहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो से होती है। और जगजीत सिंह चौहान की तरफ से सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग से होमलैंड की डिमांड अब वहाँ पर भी उठाई जाती है। और जुल्फिकार अली भुट्टो ये प्रपोज करते हैं टू मेक ननकाना साहिब द कैपिटल ऑफ खालिस्तान। के बाद 1979 के अंदर जगजीत सिंह चौहान यूके विजिट करता है और अब वहाँ पे काउंसिल ऑफ खालिस्तान इसे स्टैब्लिश करके खुद को उसका प्रेसिडेंट एंड बलबीर सिंह सांधो को उसका सिक्योरिटी जनरल अनाउंस कर देता है। और अब 1980 के अंदर जगजीत सिंह चौहान लंदन ट्रैवल करता है और वहाँ पर खालिस्तान के फॉर्मेशन को अनाउंस भी कर देता है। और दूसरी तरफ इंडिया में अमृतसर के अंदर बलबीर सिंह सांधो की तरफ से सेम अनाउंसमेंट की जाती है। और अब आप सुन के एकदम शॉक हो जाओगे कि ये सब ऑपरेट हो रहा था एक बिल्डिंग के अंदर से, जिसका नाम था खालिस्तान हाउस। जगजीत सिंह चौहान ने एक कैबिनेट तक बनाई और खुद को प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा खालिस्तान का पासपोर्ट, स्टैम्प, खालिस्तानी डॉलर और इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अपनी एम्बेसीज तक इस्टेब्लिश कर दी। लेकिन अभी भी खालिस्तानी मूवमेंट उतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई थी जितना ये चाहते थे, तो इसीलिए अभी कुछ ऐसा करने वाले थे कि जिसकी वजह से अभी पूरी दुनिया में फेमस होने वाली थी। सबसे पहले तो कुछ प्लेन्स को हाईजैक करा गया, लेकिन 1983 के अंदर एक बस को हाईजैक किया गया और जिसमें खालिस्तानी फाइटर्स के द्वारा अराउंड 38 हिंदूज को गोली मार दी जाती है। और अब इसकी वजह से और भी ज्यादा हालात खराब हो जाने लगते हैं। और इसी सब के बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की तरफ से लॉन्च करा जाता है बिटवीन 1 to 8 जून 1984। जर्नैल सिंह भिंद्रावाला और उसके कुछ सपोर्टर्स पूरे के पूरे गोल्डन टेम्पल के अंदर अपना कंट्रोल जमा चुके थे और वहां से आर्मी के ऊपर भी कई बार हैंड ग्रेनेड्स एंड फायरिंग करी गई, क्योंकि इन्हें ये बात तो पता थी कि गोल्डन टेम्पल के अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं करा जा सकता है, क्योंकि ये जगह सिख लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से अराउंड 165 हिंदूज एंड 39 सिख इन्हें गोली लगती है और इनके ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि इसके बाद 410 सिविलियन और मारे जाते हैं। और अब कहीं ना कहीं ये सब एक ग्लोबल कवरेज बन चुकी थी। गवर्नमेंट की तरफ से लगातार नेगोशिएशन करे जाने लग रही थी, लेकिन वो फेल हो जाती है। इसके बाद फाइनली ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करा गया, जिसमें पंजाब पुलिस, BSF ये सब इन्वॉल्व थे। और आर्मी की इस यूनिट को लीड कर रहे थे जनरल कुलदीप सिंह बरार, जो कि खुद एक सिख थे। और 3 जून को ये टेम्पल को चारों ओर से घेर लेते हैं। और उस टाइम के ऊपर जनरल कुलदीप सिंह बरार की तरफ से एक बात बोली जाती है कि ये एक्शन सिख एंड सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि टेररिज्म के अगेंस्ट है। और अगर कोई भी रिलीजियस सेंटीमेंट रखता हो और इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, तो वो बाहर आके सरेंडर कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जनरल बिद्रा सिंह वाले का कोई भी बंदा सरेंडर नहीं करता है। और जिसके बाद ये एक्शन बहुत खतरनाक तरीके से किया जाता है और 24 घंटे के अंदर ही मिलिट्री अपना कंट्रोल ले लेती है गोल्डन टेम्पल के ऊपर। और इस चीज से गोल्डन टेम्पल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बिद्रा वाले की यहाँ पे डेथ हो जाती है। और एक एस्टिमेट से ये बात सामने निकल कर आई, अराउंड 700 इंडियन आर्मी सोल्जर्स, 493 मिलिटेंट्स दोनों साइड से मारे जाते हैं और करीब 1600 सिविलियंस की यहाँ पे जान जाती है। अब देखो, इस चीज से सिख कम्युनिटी के सेंटीमेंट बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं जब ये बात सामने निकल कर आती है कि दरबार साहिब के ऊपर भी आर्मी ने गोलियां चलाई। और एक और बात सामने निकल कर आई कि सिख कम्युनिटी की महिलाओं का रेप करा गया। और ये सब बातें सामने आती हैं, हालात और भी ज्यादा खराब होने लगते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे के पूरे देश में इमरजेंसी लग गई। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है, वो भी उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा, जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जिसके बाद पूरी की पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा हालात खराब हुए। पूरे इंडिया के अंदर सिख लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया। और ये स्लोगन्स भी रेस करे गए कि खून का बदला खून। इतना सब होने के बाद खालिस्तान की मूवमेंट अब उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई, इसका सपना ये लीडर्स देखा करते थे। लेकिन 2022 के अंदर अमृतपाल सिंह, जो कि पहले दुबई में थे, वो इंडिया में आते हैं, जो कि अपना आदर्श जनरल सिंह भिंद्रा वाले को ही बताते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। लेकिन 2023 में मर्डर के केस में इन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है और ये खालिस्तान की मूवमेंट फिर से रुक जाती है। और अभी खालिस्तान मूवमेंट सिर्फ शब्दों की रह गई है, क्योंकि ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो कि खुलेआम इसको सपोर्ट करे। बाकी इंटरनेट के ऊपर काफी सारे ऐसे सिंगर आपको मिलेंगे जो कि खालिस्तान मूवमेंट को डायरेक्ट सपोर्ट करने लग रहे हैं, लेकिन उसे कोई भी फायदा नहीं है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से करना।